नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूकंप के बारे में। दरअसल समस्या यह हो गई है कि बार बार भूकंप आ रहे हैं। या तो भगवान ने सोच लिया है कि हमें निपटा देना है या फिर अब दोबारा से पृथ्वी की संरचना करनी है। अब हम लोग देखा कि कल रात को भूकंप आया, नेपाल के बरेंद्र नगर शहर में था इस भूकंप का केंद्र। और इस भूकंप के जो झटके थे यह उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों वहीं साथ साथ दिल्ली में भी महसूस किए गए। अब समस्या ये हो गई कि बार बार भूकंप लगातार क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमने सोचा कि थोड़ी चर्चा आज इस विषय के ऊपर की जाए, क्योंकि कल वाला जो भूकंप था इसकी तीव्रता भी 6.4% थी, जो कि अपने आप में अधिक मानी जाती है। हालांकि केंद्र नेपाल में था, इसलिए नेपाल में एक भयानक त्रासदी देखी गई है। अनेक लोगों की मौत हो गई है, घायल हुए हैं, वहीं बहुत सारी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है। तो इस वजह से चलते हैं आगे और समझते हैं पूरा मामला की क्या क्या खास बातें उसमें छुपी हुई है। हालांकि उन बातों से पहले जरूरी है कि आप एक प्रश्न समझ लें कि किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न भी आजकल यूपीएससी के अंदर आ रहे हैं, आपसे बात कर सकता है, तो तैयार रहिएगा। यदि आंसर पता है तो कमेंट आप अभी कर सकते हैं, सरल है ना। आप समझदार हैं, मुझे बिल्कुल आपसे ये उम्मीद है। और बाकी चीजें जाननी समझनी तो अंत तक बने रहिए, हर एक बात पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बार बार भूकंप क्यों, यह एक बड़ा विषय हम लोग के लिए बन गया। देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा, मुझे बिल्कुल विश्वास है आपके ऊपर कि आप लोगों ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ा होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ी होंगी। और इतना आप लोग को जरूर पता होगा कि भूकंप आने के पीछे बड़ा कारण होता है हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स। हाँ, वो बचपन वाली कहानियां हुआ करती थी जो अलग हुआ करती थी, है ना। स्कूल में जब जाते थे छोटे छोटे बच्चे बातें करते थे कि इस वजह से भूकंप आता है, उस वजह से भूकंप आता है। आपके स्कूल में कौन सी वाली कहानी चलती थी, या आपके मित्र कौन सी कहानी बताते थे भूकंप के लिए? मुझे कमेंट कीजिए, देखते हैं कि क्या हमारी सेम थी या अलग अलग थी। ठीक है ना, कमेंट जरूर करनी है अपनी बचपन वाली कहानी। तो अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जिस समय यह मूव करती हैं, उसके बाद हम भूकंप महसूस करते हैं। लेकिन कब? या तो दो प्लेटें आपस में मिलकर सरकती हुई जाए, या तो टकरा जाए, या फिर एक दूसरे से टूट करके दूर जाए। उस स्थिति में हम महसूस करते हैं कि कुछ हलचल हुई है पृथ्वी के नीचे, जिस वजह से उसके कंपन ऊपर तक हम महसूस करते हैं और सब चीज यहाँ पर हिलती हुई हमें दिखती है। क्लियर है बात? तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, टेक्टोनिक प्लेट्स आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी। तो वही सब चीजें हैं, ये तो मुख्य रूप से उत्तरदायी है। लेकिन भारत में या दिल्ली के साथ ऐसा क्यों बहुत अधिक हो रहा है, ये हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। क्लियर है बात आप सभी के लिए? तो देखिए, मामला क्या है। सबसे पहले एक खास बात यह है कि जो हमारा टेक्टोनिक प्लेट वाली थ्योरी है या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, अब उसने हमें एक विश्व दे दिया। आज हम सभी जानते हैं कि कितने महाद्वीप हमारे पास है, कितने महासागर हमारे पास, सब कुछ ठीक है। लेकिन उस सब के बावजूद जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो हमारे भूगोलविद हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो प्लेट का मूवमेंट है ना, यह हुआ तो इसने हमें एक दुनिया दे दी, लेकिन उसके बावजूद यह आज भी स्थायी नहीं है। यानी कि आज भी हर एक प्लेट मूव कर रही है। तो हर एक प्लेट के मूव करने की वजह से ही हमारा जो क्षेत्र है यह अधिक भूकंप महसूस कर रहा है। पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट, आप सभी जानते हैं। आप सभी लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि क्यों, किस कारण से हिमालय अपने आप में विशेष है और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इसके पास में, जबकि यह एक नया है, यानी कि नवीन वलित पर्वत है ये अपने आप में। रीजन क्या था? तो देखिए, जिस समय महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा था और सारी प्लेट इधर उधर जा रही थी, अपने लिए अलग अलग क्षेत्र खोज कर रही थी, उस समय जो हमारी भारतीय प्लेट है ना, यह यहाँ नहीं थी, यह दक्षिणी ध्रुव में हुआ करती थी। यह यहाँ से मूव करती हुई आई और आ करके वह इस क्षेत्र में मिल गई। लेकिन कैसे मिली? हमारे हिमालय के बनने के पीछे यही बड़ा कारण है। दरअसल सबसे पहले हिमालय से आकर के जुड़ा यह वाला क्षेत्र। ठीक है, अब जब यह वाला क्षेत्र जुड़ा तो यह जुड़ा था, आराम से आया और लग गया। तो थोड़ा झटका हुआ, पर झटके की स्थिति बहुत अधिक बड़ी नहीं थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इस क्षेत्र के जुड़ जाने के बाद में आपने कभी देखा ना कि हमारा जो डोर होता है, गेट में क्या होता है कि एक साइड से जुड़ा होता है, एक साइड से ओपन होता है, तो हम बंद करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बहुत तेज झटका लगता है। तो वही स्थिति इसके साथ हुई। जो उसका यह वाला क्षेत्र था, यह वाला क्षेत्र बहुत तेजी से जुड़ा जा करके इससे अटैच हुआ, जिस वजह से हम देखते हैं कि जितने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो सारे इसी क्षेत्र में हैं। और वो जो तेज झटका था ना, उसी तेज झटके ने ये दोनों प्लेट के बीच का जो यह क्षेत्र है, उस क्षेत्र के ऊपर जो भूमि थी उसको उठा दिया और ऊंचे ऊंचे पर्वत यहां बनने शुरू हो गए। ये बहुत सरल भाषा में आपको बता रहा हूं मैं, ताकि आने वाले समय में कभी एग्जाम में आप जाएं तो यह बेसिक चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो इस वजह से ही यहाँ पर हमारे एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई आप सभी जानते हैं कितना है। ठीक, उसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। यह हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन एक नई शोध भी अभी आई है और विशेषज्ञों ने यह माना है कि एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है लगातार। कितनी हो गई है? तो अब कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट हो गई है 8850
यानी कि लगभग 2 मीटर यह बढ़ चुका है। इसका कारण यह है कि अभी भी जो प्लेट है वो मूवमेंट कर रही है और जो भारतीय प्लेट है वह जाकर के यूरेशिया प्लेट से टकरा रही है, अभी भी उस पर दबाव लगा रही है, जिस वजह से हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है और यह एक प्रमुख कारण बन गया है हमारे भूकंपों के लिए। तो हिमालयी भूकंप क्षेत्र से निकटता है दिल्ली की, जिस वजह से अगर हम कभी वहां पे भूकंप महसूस करते हैं तो उसका जो कंपन है वह दिल्ली तक भी चला आता है। क्लियर है बात सारी। तो फॉल्ट लाइन यहां पर बनी हुई है, साथ साथ टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं, जिस वजह से हम इतना अधिक महसूस कर पा रहे हैं। वहीं जो भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट वाली बात थी मैंने आपको बता दी है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि स्थानीय भ्रंशों से भी निकट है दिल्ली, जिस वजह से यहाँ पर अधिक हम देखते हैं कि भूकंप महसूस किए जाते हैं। हालांकि जो दिल्ली वाला क्षेत्र है यह किसी प्रमुख प्लेट के कॉर्नर पे तो नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद निकटता है। हालांकि यहाँ पर आसपास में नदियां हैं, जैसे दिल्ली के पास यमुना है, हिंडन है, तो इस वजह से क्षेत्र जो है वह थोड़ा सा और अधिक संवेदनशील हो जाता है भूकंपों के प्रति। और वहीं भूकंप के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने का कार्य कर रही है यहाँ का संरचनात्मक परिवर्तन। लगातार ऊंची ऊंची बिल्डिंग का बन जाना, सब चीज कंक्रीट की हो जाना, ठीक है, बदलते परिवेश में हम लोग जा रहे हैं, हर तरह से तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिस वजह से यह क्षेत्र भूकंप की सुवेद्यता को और अधिक बढ़ा रहा है। यानी कि भूकंप आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि अधिक हो उसकी तीव्रता, जिस वजह से हम यहाँ देखें कि एक संकट बन जाए। हालांकि उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति कभी ना ही बने, क्योंकि बहुत अधिक पॉपुलेशन है छोटे से क्षेत्र में। दिल्ली में जो लोग स्थानीय निवास के रूप में रह रहे हैं वो तो रह रहे हैं, लेकिन आसपास वाले राज्यों से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, रेंट पे रह रहे हैं। यदि कभी ऐसा कुछ होता है तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ के लोग ठूस ठूस के भरे हुए हैं एक एक बिल्डिंग के अंदर, छोटे छोटे मकान, और लोगों की संख्या बहुत अधिक, तो जनसंख्या दबाव काफी ज्यादा हो रखा है। ठीक, तो इस वजह से संवेदनशीलता दिल्ली की बहुत अधिक बढ़ जा रही है। तो प्रमुख कारण वर्तमान में वही है कि टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार मूव कर रही हैं। यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट जो है इनका आपस में अभी भी मिलन चल रहा है, जिस वजह से इनका जो दबाव है वह हमारे लिए कारण बन गया है लगातार आने वाले भूकंप का। और कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि भूकंप की जो तीव्रता है वो अधिक बढ़ती जा रही है, यानी कि बार बार आ रहे हैं, इसकी प्रवृत्ति अधिक हो गई है, जो बड़ी चुनौती का विषय हमारे लिए। वहीं एक और समस्या वाली बात यह है कि भूकंप को आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती और बड़ी प्राकृतिक आपदा माना जाता है। रीजन, आप कभी भी किसी भी भूगोल की किताब को उठा के लिख लीजिए, आपको कहीं पर भी यह पता नहीं चलेगा कि भूकंप आने से पहले क्या परिवर्तन होते हैं। आएगा, चला जाएगा, कोई चेंज नहीं। ठीक है, आप सोचेंगे कि क्या हुआ, कैसा हुआ, तो पता लगेगा कि हाँ कहीं और सेंटर था, यहां तक झटके महसूस किए गए, या फिर सेंटर ही यही था। भूकंप का एक बड़ी आपदा माने जाने का सबसे बड़ा कारण कि इसका पूर्वानुमान संभव नहीं है। हमारी जो बाकी और आपदाएं हैं हम उनमें पूर्वानुमान लगा लेते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी फटने से पहले धुआं छोड़ता है, सुनामी आने से पहले हम देखते हैं कि महासागर के अंदर तरंग बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन भूकंप से पहले कोई संकेत नहीं होते। हालांकि जब भूकंप आता है तो बाद में कुछ कार्यों के संकेत छोड़ जाता है, जैसे कि अगर भूकंप का केंद्र कहीं महासागर में हुआ तो तटीय क्षेत्रों को पहले ही भाई सचेत कर दिया जाता, तैयार हो जाओ, क्योंकि भूकंप आया, समुद्र में आया, अब यहां तरंग तैयार होगी और सुनामी देखी जाएगी किसी ना किसी तट पे। तो पूर्वानुमान हो जाए, पहले पता लग जाए चीजें, तो ऐसी स्थिति में हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, अदरवाइज प्रभाव बहुत अधिक होंगे। दिल्ली के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि दिल्ली भारत के जोन 4 में आता है, यानी कि हम देखते हैं कि जो भूकंप वाले क्षेत्र होते हैं 4 जोन में डिवाइड किया जाता है। जो जोन 5 होता है वह सबसे अधिक संवेदनशील होता है किसी भी भूकंप के प्रति, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसके स्तर में नीचे जाते हैं, जोन 4 में जाएंगे कम संवेदनशील, जोन 3, जोन 2 सबसे कम संवेदनशील। ठीक है, बात सारी की सारी आप लोग के लिए। तो ठीक ऐसी ही स्थिति हम लोग के सामने है, यह मैप देख के आप अच्छे समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र सबसे अधिक संवेदनशील होता है भूकंपों के प्रति। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा बिहार का उत्तरी क्षेत्र हो गया, ठीक है, हिमाचल उत्तराखंड वाले क्षेत्र हो गए, जम्मू कश्मीर वाला हो गया, गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, इसके साथ साथ अंडमान निकोबार हो गया। यह वो क्षेत्र हैं जो जोन 5 में आते हैं। ठीक है, जोन 4 वाला एरिया भी इसके आसपास ही है, तो दिल्ली भी इसी वाले में आते हैं। तो यहाँ पर भूकंप के झटके अधिक महसूस किए जाने की संभावना, साथ साथ भूकंप से अधिक समस्या या यहाँ पर आपदा होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, हालांकि यह वाला जो हमारा क्षेत्र है ये अधिक सुरक्षित क्षेत्र है भूकंप के प्रति। तो आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा क्षेत्र अधिक संवेदनशील या कौन सा राज्य किस जोन में शामिल होता है।
क्लियर है इतनी बात आप लोग को? तो हर एक स्थिति याद रखिएगा। तो देखिए ज़ोन 5 के हमारे जो प्रमुख राज्य हैं उनमें नाम शामिल है बिहार का उत्तरी क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है बात? हालाँकि अधिकांश भारत जो है ये है ज़ोन 2 और ज़ोन 3 में आता है, जैसा कि आपको मैंने यहाँ दिखाया। जब कभी भी भूकंप आता है तो अपने भयानक प्रभाव छोड़ के जाता है, जैसे कि हमने देखा कि नेपाल में कल रात आया हुआ भूकंप एक त्रासदी बन गया है, बहुत लोगों की जान वहाँ पे चली गई है। तो संरचनात्मक क्षति होती है क्योंकि जो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह होती है, घर होते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। जीवन की हानि इससे होनी है, विस्थापन होगा। जब ये 2 गतिविधियाँ होंगी, यह 2 घटनाएँ होने के बाद विस्थापन पूरी तरह से एक संभव परिणाम है। इसके बाद आर्थिक प्रभाव इसके यही हो रहे हैं कि नुकसान हो रहा है तो आर्थिक हानि, बुनियादी ढांचे को नुकसान, सुनामी आ सकती है जैसे कि आपको मैंने बताया, भूस्खलन की संभावना भी रहती है। यह रहती है पर्वत वाले क्षेत्रों में कि यदि पर्वत वाले क्षेत्र में भूकंप महसूस किया जाए तो फिर भूस्खलन वहाँ पे हो सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव कई बार लोगों के जीवन पर बहुत अधिक रह जाते हैं क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव और साथ साथ सामाजिक व्यवधान भी इसके परिणामों में शामिल है। तो बहुत अधिक परिणाम है इसके। ठीक है, रीजन क्या है कि इसका पूर्वानुमान ना लगना सबसे बड़ा कारण यही है जो इस पूरी की पूरी आपदा को अधिक भयानक बना देता है। तो इससे एक अच्छा खासा यदि आपको आंसर लिखना हो मेंस एग्जाम में, तो मेंस में भी और जीएस में आप बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, मेंस जीएस यानी कि आप एसए और जीएस दोनों ही जगह पे इसका प्रयोग कर सकते हैं यदि कहीं भी आपदा की या भूकंप की बात आती है तो। क्लियर है? तो जो प्रश्न मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में, मुझे लगता है कि अब समस्या नहीं है। आप बता सकते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य भूकंप ज़ोन 5 में शामिल है। क्लियर है बात सारी आप लोग को? तो जल्दी से अब मुझे आंसर आप लोग क्या करना है, कमेंट कर दीजिए। जितना जल्दी और जितना ज़्यादा करेंगे आप लोग के लिए सही रहेगा। ठीक है, अच्छा लगता है कि आप लोग की कमेंट देख के कि आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, जुड़ रहे हैं हमारी इस पहल में और पसंद करते हैं हमारे प्रश्नों के आंसर देना। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। तो लाइक किए बिना नहीं जाना है ना? इतनी मेहनत होती है, पूरी टीम लगी हुई है आपके लिए, सब कर रहे हैं। आप लोग जब साथ दिखाते हैं, दिखता है लाइक आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, तो और अच्छा करने का मन करता है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हालांकि आंसर चाहिए होगा आप लोग को, तो देखिए आपके जो प्रश्न का आंसर है वह आप लोग की स्क्रीन पर है। ठीक है, तो फिर मुलाकात अगली वीडियो में जल्द हम लोग करते हैं कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।